Hello everyone. Today we will discuss another important chapter of our BNS, that is Bharatiya Nyaya Sanhita. As you can see here, chapter 3, which is of general exceptions. Okay, so before starting this chapter, we need to clear few concepts regarding this chapter. So we need to understand the meaning of homicide. Okay, we need to understand the meaning of homicide. Okay. So, homicide, what does it mean? Homicide means homo, homo plus pseudo. Homo plus pseudo. Homo means क्या है? Homo means man and pseudo क्या है? Pseudo means cut or killing. Okay, cut or killing. That means homicide क्या है? Homicide means homo plus pseudo means man. Homo means man and pseudo means cut or killing. So, in a in a language, in a sentence, what we can say? We can say that homicide means killing of human being by another human being. Okay, human being. So this is this is homicide. This is the meaning of homicide. Homicide means killing of human being by another human being. Okay. Now we need to understand that homicide is of two kinds. Okay. Homicide, homicide, homicide is of two kinds. Number one, lawful. Number two, unlawful. Okay. Homicide is of two kinds. Okay. Number one is lawful and number two is unlawful. So क्या आप लोगों को पता है जो लॉफुल होता है ना, जो लॉफुल हम लोग का होमोसाइड है वही है जनरल एक्सेप्शन. लॉफुल होमोसाइड्स क्या है? अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं होमोसाइड हम लोग का कितना है. दो प्रकार के होते हैं, एक है लॉफुल और दूसरा है अनलॉफुल. सो ये जो हम लोग का जनरल एक्सेप्शन दिया गया है इधर, जनरल एक्सेप्शन है, तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा हम लोग का लॉफुल होमिसाइड के अंदर. ठीक है, दैट मीन लॉफुल होमिसाइड मीन्स लॉफुल होमिसाइड means what? Means general exceptions. Okay, जनरल एक्सेप्शंस. क्योंकि देखिए ये होमिसाइड लॉफुल है, तब इसलिए तो जनरल एक्सेप्शंस दिया गया है ना, इसीलिए ये सब होमिसाइड का एक एक्सेप्शंस दिया गया है. सो यही बोला है. ठीक है, सो अभी हम लोग को पता चल गया कि होमोसाइड का मीनिंग क्या है. होमोसाइड मीन्स होमो प्लस सीडो, जिसका मीनिंग क्या है? मैन किलिंग. ओके, दैट इज किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग. एंड हम लोगों ने पढ़ा कि होमिसाइड इज ऑफ टू काइंड, दैट इज नंबर वन लॉफुल एंड नंबर टू अनलॉफुल. ओके, सो अभी हम लोग कंसेप्ट हम लोगों ने जान लिया. तो अभी देखेंगे ये जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर 3 ऑफ BNS जस्टिस जनरल एक्सेप्शन में क्या बोला गया है. ठीक है, तो और एक कंसेप्ट है. देखिए, जनरल एक्सेप्शन जो है ना, जनरल एक्सेप्शन में क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जो हम लोग का एक्यूज्ड होता है ना, एन एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट.
Okay, unless and until the prosecution establishes by evidence that he is guilty of the offense. दैट मीन्स क्या है, बोला है ये जो हम लोग का एक्यूज होता है ना किसी भी केस में, तो एक्यूज को हमेशा हम लोग उसको इनोसेंट प्रिज्यूम करते हैं कब तक, जब तक ना प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट पर एविडेंस शो कर पाए। ठीक है, जब तक एक्यूज के अगेंस्ट में एविडेंस नहीं शो हो पाए कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तब तक हम लोग एक्यूज को इनोसेंट ही मानते हैं। ठीक है, but however, if the accused wanted to take the benefit of any of this exception, अगर सपोज if the accused, अगर accused को accused चाहता है कि वो ये सभी एक्सेप्शन का, ये जो जनरल एक्सेप्शन दिया गया है उस सभी का फायदा ले, देन क्या होता है बोलिए तो, देन जो burden of proving existence of circumstances, existence of such circumstances, burden BOP, burden of proof of existence of circumstances किसके ऊपर रहेगा, will be on the accused। ओके, किसके ऊपर रहेगा, accused के ऊपर रहेगा कि accused को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने जो क्राइम किया था सर्कमस्टेंसेस ऐसा था कि जिसके वजह से उसका लॉफुल होमोसाइड हो गया। दैट मीन्स उसको ये जनरल, ये जो जनरल एक्सेप्शन को हम क्या बोल सकते हैं, जनरल डिफेंस, एक मिनट, उसको हम क्या बोलते सकते हैं, जनरल डिफेंस। ओके, जनरल डिफेंस, एक मिनट, ये इस जनरल एक्सेप्शन को हम क्या बोल सकते हैं, जनरल defense which can be taken by the accused। okay, so this is all about the concept of general exceptions। ठीक है, so अभी देखेंगे ये जो हम लोग का चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का जनरल एक्सेप्शन में कौन क्या क्या दिया गया है। ठीक है, ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग का जनरल एक्सेप्शन कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक दिया गया है। सो सेक्शन नंबर 14 से लेकर 32 तक हम लोग का क्या दिया गया है, उसमें सिर्फ जनरल एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन दिया गया है, और वी कैन से क्या, जनरल डिफेंस of which the accused can take the benefit in the court of law। okay, provided उसको ये burden of proof उसके ऊपर रहेगा कि वो ये प्रूफ करे कि उसका सर्कमस्टेंसेस ऐसा था कि उसने ये क्राइम किया। ठीक है, यही है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी देखेंगे पहला सेक्शन क्या बोल रहा है, देखिए सेक्शन 14। ओके, सेक्शन 14 से स्टार्ट करते हैं। एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। पहले हम लोग को याद रखना पड़ेगा, सेक्शन 14 इज ऑल अबाउट मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इट्स नॉट अबाउट mistake of law, not about mistake of law। okay, so section 14 is all about mistake of fact। ठीक है, तो अभी देखेंगे क्या बोला है। देखिए क्या बोला है, उसने बोला है, देखिए नथिंग इज एन ऑफेंस, ये कुछ भी ऑफेंस माना नहीं जाएगा which is done by a person who is or by reason of a mistake of fact। that means किसी भी चीज़ को ऑफेंस माना नहीं जाएगा अगर उसको किसी पर्सन ने किया है और उसको
मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसको लगा था कि हु इज बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के उसको लगा था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मीन्स क्या है? मिस्टेक ऑफ मीन्स रॉन्ग कंक्लूजन, उसको ऐसा रॉन्गली उसको लगा के चलो ये ठीक है। एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, दैट मीन्स उसको लगा था बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, कि इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। दैट मीन्स उसको लगा था, क्या बोला, कुछ भी मतलब कुछ किसी भी चीज़ को ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर किसी पर्सन ने ये किया है और उसको लगा है कि ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ओके, कि ये जो कर रहा है उसको इन गुड फेथ वो बिलीव कर रहा है कि ये करने के लिए वो बाउंड बाय द लॉ है, ठीक है, टू डू इट, बाउंड बाय लॉ टू डू इट। दैट मीन्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेक्शन 14 इट्स ऑल अबाउट बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ, ओके, बाउंड बाय लॉ, ठीक है। फिर उसको लगा था कि हाँ ऐसे मुझे करना चाहिए, ओके, एंड वो जो कर रहा है ना उसको लगा था कि ये बाउंड बाय द लॉ है, कि उसको एज पर द लॉ ये उसको करने का परमिशन है, ओके। सो अभी वी विल रीड इलस्ट्रेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया, इलस्ट्रेशन में बोला गया है, देखिए एक सोल्जर है, ए सोल्जर सोल्जर फायर्स ऑन ए मोब बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर। ए जो है, एक सोल्जर है जिसने फायर किया एक भीड़ में एक फायर किया बाय द ऑर्डर, किसके ऑर्डर से? उसका सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर से, ठीक है, इन कॉन्फॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ के अनुसार उसने क्या किया? फायर किया, ठीक है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अगर ए बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर, ओके, वो फायर करता है मोब पर, ठीक है, देन उसको ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे हम लोग अभी। देखिए ए इज ए ऑफिसर ऑफ कोर्ट, ए एक क्या है? कोर्ट के ऑफिसर है, बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट। ए एक कोर्ट का ऑफिसर है एंड उसको ऑर्डर दिया गया है कि अरेस्ट करे, किसको? वाई को अरेस्ट करने के लिए उसको ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, ओके, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, ओके, इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। दैट मीन्स मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट्स ऑल अबाउट मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दैट मीन्स क्या बोला? देखिए ए एक ऑफिसर है कोर्ट का, उसको ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, दिया गया है क्या? कि वाई को अरेस्ट करे, बट उसने जब अरेस्ट करने के लिए गया तब उसको लगा था कि जेड जो है ना, जेड वाई है, तो अभी क्या किया? तो उसने जेड को अरेस्ट कर लिया। तो इन दिस केस क्या आप लोगों को लगता है कि ए हैज कमिटेड एनी ऑफेंस? नो। सो एज पर सेक्शन 14 of BNS, A has committed no offense. Okay, because he will get general defense. He will get general defense under section 14 of BNS. Okay. So this is all about section 14. Now moving to section 15. Section 15 is all about act of a judge when acting judiciary. This is also क्या है? This is also a general defense which the sometimes accused can take the benefit of. Okay. So this is very important in respect of judicial service. Okay, judicial service. क्या देखिए, एक्ट ऑफ ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी, मतलब नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है विच इज डन बाय जज, जज के द्वारा किया गया कोई भी काम ऑफेंस नहीं होगा। व्हेन एक्टिंग जुडिशरी इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, अगर जज अपना
कोई भी एक ऑर्डर पास करते हैं जुडिशरी एज पर द लॉ, ओके, विच इज इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन बाय हिम बाय लॉ। अगर सपोज जज कोई पनिशमेंट या कुछ भी एक ऑर्डर पास करते हैं, तब ये उसको क्या उसको कोई भी कोई भी ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि इस जज को लगता है कि इन गुड फेथ ही बिलीव दैट दिस पावर, ये जो पावर जो उसको दिया गया था, जज को दिया गया था, क्योंकि दैट पावर वाज गिवन टू हिम बाय द लॉ, कि उसको उस जज को लगा कि क्यों- क्योंकि कोई भी जज अगर कोई डिसीजन लेंगे ना, वो तो एज पर द लॉ ही होगा ना, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए है, कोई भी डिसीजन अगर जज लेंगे तो उसके लिए जज रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। सो दिस इज दिस इज द मेन फैक्ट ऑफ दिस सेक्शन 15। नाउ मूविंग टू सेक्शन 16। Section 16, act done pursuant to judgment or order of the court। Okay, now देखिए क्या बोल रहे हैं, नथिंग विच इज डन इन पर्सन्स ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। किसी भी चीज ऑफेंस नहीं होगा, और किसी भी एक्ट कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा इफ इट इज डन इन पर्सन्स ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर की वजह से कुछ भी चीज किया गया है और कुछ भी एक्ट किया गया है, तो उसी किसी भी चीज को ऑफेंस माना नहीं जाएगा। इफ क्या है, प्रोवाइडेड इफ डन while such जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स। कब तक, अगर वो जजमेंट और ऑर्डर इन फोर्स में रहता है, तब तक ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, इज एन ऑफेंस नॉट टू स्टैंडिंग। हालांकि द कोर्ट में हैव हैड नो जुरिडिक्शन, अगर फिर भी अगर कोर्ट का अगर सिर्फ जुरिडिक्शन भी नहीं था वो सच जजमेंट पास करने के लिए और ऑर्डर पास करने के लिए, ओके, provided the person being in act good faith believes that the court had such jurisdiction। अगर कोई भी कोर्ट ऐसा जजमेंट पास करता है और ऑर्डर भी पास करता है जिस कोर्ट का उसका जुरिडिक्शन नहीं था, ठीक है, जिस कोर्ट ने पास किया था उस कोर्ट का उस एरिया का जुरिडिक्शन नहीं था उसके ऊपर, फिर भी वो पर्सन ने, वो जज ने इन गुड फेथ बिलीव किया कि दैट कोर्ट हैड द जुरिडिक्शन, कि बट जज को लगा था कि ये जुरिडिक्शन में है, तभी उन्होंने ऑर्डर पास किया था। ठीक है, सो इन दिस केस अगर कुछ भी ऐसे जजमेंट और ऑर्डर की वजह से अगर कुछ भी एक्ट किया जाता है, ओके, देन इट विल नॉट बी एन ऑफेंस एज पर सेक्शन 16 ऑफ BNS। ओके, सो नाउ मूविंग टू सेक्शन 16। देखिए 16 हो गया, अभी नाउ मूविंग टू सेक्शन 17। ओके, see section 17 is all about act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law। okay, that means क्या बोल रहा है, देखिए that means section 17 is all about जो accused होता है ना, उसको लगता है he is justified to do that act, उसको लगता है कि he is justified, that he is justified to do that act। ओके, ये कोर्ट उस दैट पर्सन को लगता है कि ही इज जस्टिफाइड टू डू दैट एक्ट। ओके, अभी देखते हैं प्रोविजन में क्या बोला है। देखिए बोला है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन, किसी भी चीज कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा विच इज डन बाय पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। ओके, जो मतलब उसको लगा कि जस्टिफाइड टू डू, उसको लगा था कि वो जस्टिफाइड लॉ के द्वारा वो परमिटेड है, और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के उसको लगा था कि ओके जो ये मुझे करना चाहिए,
किया, मतलब उसको लगा था कि चलो ये करने से कोई दिक्कत नहीं है एज पर लॉ, उसको लगा था, ठीक है। मिस्टेक बाय द, सेम चीज़ें बोला है, बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ओके, बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, सेम चीज़ें बोला है, बट नॉट बाय द mistake of law, okay, mistake of law, in good faith believes himself to be justified by law in doing it, क्या बोला, उसको लगा था कि उसको वो जस्टिफाइड है, ठीक है, जस्टिफाइड है करने के लिए, एंड और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसको लगा था कि हाँ ये करने से कुछ दिक्कत नहीं है एज पर द लॉ, ठीक है, और उसको लगा बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। सो इन दिस केस क्या होगा, अगर एनीथिंग इज डन बाय दैट पर्सन इन सच सर्कमस्टेंसेस देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस एंड दैट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू जनरल डिफेंस अंडर सेक्शन 17 ऑफ BNS, ओके। सो एक मिनट, सो अभी देखते हैं एक इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है। इलस्ट्रेशन में दिया गया है A sees Z commit what appears to A to be a murderer, मान A को लगा कि Z जो काम कर रहा है उसको देख के A को लगा कि मतलब A को लग रहा है कि Z जो है, Z क्या है, Z एक मर्डरर है, ठीक है। A, in the exercise to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all the persons of apprehending murderers, in fact, seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. Okay, proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. That means क्या बोला, ए जो एक पर्सन है उसने देखा जेड कोई भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो कोई भी एक्ट कर रहा है जिसको देख के ए को लगा कि ए इज कमिटिंग ए मर्डर। सो ए एज ए जनरल पर्सन उसको लगा कि एज पर लॉ उसको ये परमिशन दिया है, ठीक है, इन गुड फेथ उसको लगा के वो जो उस पर्सन को एप्रीहेंड करे, ठीक है, एंड उसको सीज करे, एंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज। तो उसने जेड को पकड़ लिया, ओके, एंड उसने उसको किसके हवाले किया, प्रॉपर अथॉरिटीज के अंडर हवाले किया, ठीक है। सो इन दिस केस क्या है, ये जो है ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ओके, इवन दो बाद में अगर पता चला कि जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस और समथिंग, कुछ भी एक्ट कर रहा है वो बात की बात है, बट अगर इफ यू कंसिडर अबाउट ए as act, then this is not an offense, okay, this is as per section 17, okay, this is as per section 17. Now moving to next section. Next section is about, एक मिनट अभी पढ़ेंगे, section 18. This is very important section, okay, this is very important section, section 18, this is very important section, okay, of BNS. Section 18, accident in doing a lawful act, okay, accident हो गया, accident in doing a lawful act. In this section we have to remember one thing, ठीक है, one sentence you can say, lawful act in a lawful manner by lawful means, a lawful act, a lawful act, a lawful act in a lawful manner by lawful means, okay, lawful means, a lawful act in a lawful manner, a lawful act in a कैसे lawful manner by lawful means, okay. So अभी देखते हैं क्या लिखा है as per section 18. इधर लिखा है
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट। कुछ ऐसा कुछ भी किसी भी चीज को ऑफेंस नहीं माना जाएगा विच इज डन बाय एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट से कुछ होता है देन उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। और मिसफॉर्चून, अगर कोई भी एक दुर्घटना जो होता है ना, दुर्घटना से अगर किसी भी चीज हो जाता है देन उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, दैट मीन्स इधर क्या बोला, इंटेंशन इम्पोर्टेंट वर्ड है एंड नॉलेज। एंड इधर क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं था और नॉलेज भी नहीं था। इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। अगर कोई भी चीज को करा जाता है कि वह हो जाता है, ठीक है, और बाय मिस्टेक और बाय एनी मिसफॉर्चून एंड इधर क्या नहीं रहना पड़ेगा, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। कोई इंटेंशन नहीं था और उसको नॉलेज भी नहीं था कि ऐसा हो सकता था। ठीक है, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं, अगर हम लोग को पता है कि हाँ उसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा नहीं भी हो सकता है, ठीक है, देन इन दिस केस तो ये ऑफेंस हो जाएगा। बट एज पर सेक्शन 18 क्या बोला, इन द एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन एंड नॉलेज। इधर क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं रहेगा और नॉलेज भी नहीं रहेगा फॉर डूइंग लॉफुल एक्ट। और एक्ट क्या है, लॉफुल एक्ट होगा, कैसे होगा, लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, ठीक है, एंड विथ प्रॉपर कॉशन। उसने क्या किया, प्रॉपर केयर भी लिया एंड कॉशन भी लिया। देन इन दिस केस क्या होगा, ये इट विल फॉल अंडर जनरल डिफेंस। इट विल फॉल अंडर जनरल डिफेंस। इट विल फॉल under general defense under section 18. Okay, under section 18. Let's read example for better understanding. Okay, A at work with hatched. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. That means अगर A ने एक कोई भी hatched लेके खड़ा है एंड वो काम कर रहा है, ठीक है, एंड जो hatched है ना उसका अगर हेड माने वो खोल गया एंड जो उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी को अगर मार देता है, देन इन दिस केस अगर ए ने प्रॉपर कॉशन नहीं लिया था, देन इन दिस केस मैंने अगर उसने मैंने उसका ऐसा मैंने क्या बोलूँ, अगर उसको क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज ऐसा नहीं था, देन इन दिस केस A is not guilty of any offense. Only he is guilty. He will take the benefit of section 18. Okay. Now section 19. Moving to next section. Section 19. Now moving to next section, which is also very important section of our BNS, that is section number 19. Okay. Section number 19 में क्या बोला है देखिए, act likely to cause harm but done. Act likely, okay, likely to cause harm. Act likely to cause harm, जो act किया गया है वो harm कर सकता है, but done, but किया कैसे किया गया, without criminal intent. जो act किया गया है जो harm कर सकता है, ठीक है, harm कर सकता है उसको पता है, ठीक है, but done, but किया गया कैसे, without criminal intention और intent and to prevent other harm. क्यों किया गया है उसको, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट, कोई भी दूसरा हार्म से प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट किया गया था। देन इन दिस केस द एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 19 ऑफ BNS. ओके, BNS. सो अभी पढ़ेंगे प्रोविजन क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of being done with the knowledge that it is likely to cause harm. क्या बोला, that means कुछ भी माने
कुछ भी ऑफेंस नहीं बोला जाएगा, मैंने अगर कोई भी एक्ट किया गया है उसको ऑफेंस नहीं किया जाएगा, merely because of it's done with the knowledge। मैंने किसी भी चीज़ को ऑफेंस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसमें नॉलेज था। एंड नॉलेज क्या था? कि वो हार्म भी कर सकता है, ठीक है। इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, इफ अगर कोई भी चीज़ किया जाता है, ठीक है, कोई भी ऐसे एक्ट किया जाता है, ओके, एंड वो एक्ट करने के लिए उसका नॉलेज भी है कि ड्यू टू दिस एक्ट, ओके, देयर आर चांसेस ऑफ हार्म, ठीक है, चांसेस ऑफ हार्म, बट ये क्या कैसे किया गया है? विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। बट ये जो एक्ट किया गया है क्या है? इधर एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, अगर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म। और क्यों किया गया है? सो दैट क्या, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग अदर ऑफेंस टू अदर पर्सन और प्रॉपर्टी। ये कोई भी एक दूसरा ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट किया गया था। देन इन दिस केस द ऑफेंस इज द एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 19। लेट्स रीड वन इलस्ट्रेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इधर क्या बोला है देखिए, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसमें क्या दिया गया। देखिए, ए इन ए ग्रेट फायर pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading। Okay, a in a great fire pulls down houses। एक बहुत बड़ा सा एक फायर जो कॉन्फ्लिग्रेशन हुआ उसके वजह से उसने एक कुछ घर को तोड़ दिया, ठीक है। ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ और सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। उसने क्या है, जो एक आग लग गया था तभी क्या किया, यानी एक दूसरा आसपास के घर को भी सपोज तोड़ दिया, ठीक है। और ये जो एक्ट इसने क्यों किया? क्योंकि सो दैट वो सेव कर सकते अदर प्रॉपर्टी। तो उसने ये क्यों किया? क्योंकि वो उसको लगा था कि अगर ये करेगा तो अगर वो बाकी सब घर को ऐसे बीच का घर जैसे ही हो अगर तोड़ देगा तो बाकी सब घर या प्रॉपर्टी लोग सबको बचा सकता है, ठीक है। सो हेयर इफ इट इज फाउंड दैट, अगर यहाँ पर अगर ये पता चलता है कि द harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse as act A is not guilty of the offense। Yes, that means अगर इस सिचुएशन में अगर ऐसा लगा कि ए ने किया फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड प्रॉपर्टी, देन इन दिस केस ए विल नॉट बी गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस एंड ही विल टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 19। Okay, section 19। So this is all about section 19। Okay, now moving to next section, that is section 20। Section 20, this is very important, act of child under 7 years of age। this is also क्या? This is also general defense। general defense क्या बोला? देखिए, nothing is an offense, कुछ भी ऑफेंस माना नहीं जाएगा which is done by a child under 7 years of age। is very simple, very simple प्रोविजन कि अगर कोई भी एक्ट किया जाता है बाय द चाइल्ड, ओके, कोई भी एक बच्चा ने चाइल्ड किया अंडर 7 years ऑफ एज, ओके, अंडर 7 years, ओके, होता है, देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 20 जो बोल रहा है ना, section 20 and 21, it's all about doli in capex। those
who have not seen this video, please visit in my playlist है। एक डोली इनकेपेक्स करके एक वीडियो मैंने बनाया है, वो देख लेना आप लोग, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं सेक्शन नंबर 21। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्लियर सेक्शन 20 वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखते हैं सेक्शन 21 में क्या बोला है। सेक्शन 21 में बोला है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड above 7 years, okay, and under 12 years of age of immature understanding, okay। सेक्शन 20 में क्या बोला था, सेक्शन 20 बोलो अंडर 7 years, सेक्शन 21 में बोला above 7 years बट बिलो 12 years। क्या बोला है देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड above 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his act conduct on that occasion। क्या बोला है, नथिंग इज कुछ भी ऐसा ऑफेंस माना नहीं जाएगा अगर ये किसके द्वारा किया गया है, एक चाइल्ड है above 7 years एंड अंडर 12, 7 years से ज़्यादा है बट लेस देन 12 years है, अंडर 12 years ऑफ एज, हु हैज़ नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी। अगर चाइल्ड 7 साल से ज़्यादा है एंड 12 साल से छोटा है एंड दैट चाइल्ड हैज़ नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है कि उसको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि उसने जो एक्ट किया उसका नेचर क्या है एंड वो उसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, दैट in that case that child will be entitled to get the defense of this section, that is section number 21। that child will not be guilty of any offense। okay, now moving to next section, this section 20 and 21, this is very important section, okay, we have to read this very carefully। now moving to section 22, this is also very important, act of a person of unsound mind। before starting this section I want to mention that legal insanity हम लोगों को पता है कि insanity means those person who is not sane are insane। so legal insanity has been mentioned under section 22 of BNS। this is very important question, okay। so this is legal insanity अभी देखेंगे प्रोविजन क्या बोल रहा है, सेक्शन 22 एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ओके। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन, कुछ भी एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा विच इज डन बाय पर्सन, अगर किसी के पर्सन के द्वारा किया गया है, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। अगर सपोज कोई किसी पर्सन ने कोई भी एक्ट किया है एंड एट द टाइम ऑफ डूइंग इट दैट पर्सन बाय द रीजन ऑफ हिज अनसाउंडनेस, माने वो उसको पता नहीं था कि वो इनसेन पर्सन था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इज इनकेपेबल, वो कैपेबल नहीं है कि उसको पता है, माने वो कैपेबल नहीं कि उसको समझ में आ सके उसका एक्ट, उसने जो एक्ट किया उसका नेचर क्या है एंड कि वो जो कर रहा है ये आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ है, वो जो एक्ट कर रहा है, वो जो एक्ट कर रहा है ये रॉन्ग है कि उसको पता नहीं है, ठीक है, एंड वो और कॉन्ट्ररी टू लॉ मीन्स ये जो उसने एक्ट किया वो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। इसीलिए तो इन दैट केस दैट insane person will be entitled to take the benefit of section 22, okay। and section 22 is all about legal insanity, okay। now moving to next that is section 23। section 23 क्या बोल रहे हैं देखिए, एक्ट ऑफ ए पर्सन, ओके, इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। एक्ट ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन का एक्ट है
इनकेपेबल ऑफ जजमेंट, वो जजमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है। क्यों? बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उसने नशा की वजह से, नशा जो बोलते हैं इंटॉक्सिकेट हो गया था, इसलिए उसको जज करने का वो दैट टाइम ही वाज नॉट कैपेबल। क्या बोला? एंड जो इंटॉक्सिकेशन हुआ था वो क्यों इंटॉक्सिकेट हुआ था? when he was intoxicated against his will, अगर वो इंटॉक्सिकेट हुआ खुद की वजह से by his own will, then in that case he will not be entitled to take the benefit. Okay, अगर उसने खुद से ये माने इंटॉक्सिकेट माने उसने नशा किया, देन इन दैट केस ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट। बट अगर उसको इंटॉक्सिकेट किसी दूसरे ने किया अगेंस्ट हिज विल, उसके विल के अगेंस्ट, देन इन दिस केस ही विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 23. So let's read the provision. Nothing is an offense which is done by a person, okay, who at the time of doing it by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. That means अगर किसी पर्सन ने कुछ भी एक्ट किया है, ठीक है, एंड बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जो मैंने वो इंटॉक्सिकेशन की वजह से इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, उसको पता नहीं था कि वो जो एक्ट कर रहा है और जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है, ठीक है, एंड दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग, उसको पता नहीं था कि ये एक्ट जो करने जा रहा है वो रॉन्ग है और ये जो करने जा रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, देन इन दिस केस he will be entitled to take the benefit of section 23, provided वो जो intoxicate हुआ है ना, उसने खुद से नहीं किया, उसको किसी ने कराया है without his knowledge, उसको ये नॉलेज भी नहीं था कि he was being intoxicated और against his will, उसको पता नहीं था and against his will, ठीक है, against his will, उसके बाद then only he will be entitled to take the general defense of section 23. Okay, now moving to next section number 24, and this is our last section for today's session. Okay, now देखते हैं section 24, offense requiring a particular intent or knowledge, okay, committed by one who is intoxicated. Now let's read the provision. देखिए क्या बोला है, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, ओके, अगर कोई भी एक्ट किया जाता है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अनलेस डन, जब तक ना वो एक्ट किया गया है विद ए पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, वो उस एक्ट में पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट नहीं है तब तक उस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। A person who does the act in a state of intoxication is एक person जो कोई भी एक्ट करता है in a state of intoxication shall be liable to be dealt with, अगर कोई भी पर्सन कोई भी एक्ट करता है इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वो इंटॉक्सिकेशन रहने के टाइम शेल बी लाइबल, शेल बी बोल रहा है, दैट मीन्स मैंडेटरी, शेल बी लाइबल, उसको लाइबल किया जाएगा टू बी डेल्ट विथ एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज। कैसे? अगर कोई भी पर्सन कोई भी एक करता है इंटॉक्सिकेट रहने के समय, तभी उसको हम कैसे उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज, कि उसको सेम नॉलेज था एज ही वुड हैव बीन इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, कि उसको पता था, अगर उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, जैसे अगर वो इंटॉक्सिकेट नहीं होता तब उसको पता था, जैसे अगर वो इंटॉक्सिकेट नहीं होता है, दैट मीन्स अगर वो एक नॉर्मल पर्सन होता विदाउट एनी इंटॉक्सिकेशन है, देन नॉर्मली उसको पता है कि जो एक्ट करने वो जा रहा है वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है,
ठीक है, ऐसे उसको उसको डील किया जाएगा कि दैट पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट ही हैड द प्रॉपर नॉलेज दैट व्हाट ही वाज डूइंग टू he was going to do. Okay, okay, unless the thing which intoxicated him was him with him without his knowledge or against his administered him without his knowledge or against his will. सेम चीजें बोला गया है. अगर अगर ये he was intoxicated against his will or without his knowledge, then only in this case he will be entitled to take the benefit of section 24. ठीक है, this is all about जनरल डिफेंस, ओके, ऑफ चैप्टर 3. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और तो ये वीडियो लाइक करें, ठीक है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कुछ जनरल डिफेंस जो हम लोग का बच गए, दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 25 टू सेक्शन नंबर 32, वो भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, और अगर आप लोगों का कुछ भी क्वेरी हो तो देन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोलना. ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज. ठीक है, थैंक you very much. Please subscribe this channel. See you in the next video.